बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है हमारे आसपास। अब एक वैश्विक महामारी हमारे आसपास के लोगों तक बहुत तेजी से पहुंचने लगी है। हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर परिवार, हमारे परिचित सामान्य व्यक्ति से लेकर के जिन्हें विशिष्ट होने का गुमान था, उन्हें भी साधन संपन्न से साधन विपन्न तक हर तरह के लोगों को अभी अपने शिकंजे में कसती जा रही है। इस महामारी ने अब तक जाने कितने लोगों के घरों में आंसुओं का सैलाब पैदा कर दिया है। जो तस्वीरें आ रही हैं लाशों के जलाए जाने से लेकर के लाशों को रख करके कतार बनाने और बिलख कर तड़प कर अस्पतालों में जान देते हुए लोगों के उन तस्वीरों को देखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है? या ऐसी महामारियां आती हैं तो सबसे पहले बतौर नागरिक हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कुछ बातें मैं आपसे इस पर साझा करना चाहता हूं। और जो बातें मैं कह रहा हूं ये कोई अजूबा बातें नहीं है। शायद मैं खुद को समझाने के लिए ये बातें आपसे कह रहा हूं कि मैं भी ऐसा कर पाऊं, क्योंकि यह वक्त किसी को सीख देने का नहीं, एक दूसरे का हाथ थामने का है। ये बातें केवल इसलिए हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से मैं आपसे ताकत ले सकूं और आप हमसे, और हम एक दूसरे को मजबूत करके इस विकट आपदा से, इस महामारी से मनुष्यता को बचा सकें। एक नागरिक का कर्तव्य ऐसे में क्या बनता है? मुझे लगता है कि सबसे पहला कर्तव्य यह है कि खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास, अपने परिवार, अपने खास लोगों को सुरक्षित बचाएं। उसके लिए जितने भी एहतियात हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आ रहे हैं उन्हें नहीं, बाकायदे जो प्रामाणिक डॉक्टरी सलाह है, जो चिकित्सकीय सलाहें हैं, उनका पालन करें। अगर उनमें आयुर्वेद की बातें कही जा रही हैं, मसलन नियंत्रित मात्रा में अगर आप काढ़ा, देसी काढ़ा का सेवन करते हैं, सोते समय हल्दी और दूध का सेवन करते हैं, गिलोय का सेवन करते हैं, खाने में विटामिन सी वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, भाप लेते हैं, गार्गल करते हैं, यानी जिसे हमारे भोजपुरी में कहते हैं गरारा करना, नियमित तौर पर यह काम करते चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ इतना मनोवैज्ञानिक सहारा बनकर के खड़े हैं कि बहुत जरूरी हो तभी कोई घर से बाहर जाए, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो सबसे प्राथमिक काम तो हमारा यह है कि हम मदद करें अपनी और अपने परिवार की। जब हम अपने और अपने परिवार की मदद करेंगे, उसमें सफल रहेंगे, तो फिर थोड़ा हम अपनी नजर अगल बगल डालेंगे। हम थोड़ा आसपास देखेंगे कि इस लॉकडाउन या इस विकट महामारी में जहां बाहर चीजें अमूमन बंद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पड़ोसी कोई भूखा सो रहा हो, किसी के घर में चूल्हा न जल रहा हो, किसी के घर में खाने को न हो। अगर संभव हो सुरक्षित रहने के साथ तो हम उसकी मदद करें। ये मनुष्यता पर संकट है। उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ सूचनाएं हैं, एहतियात बरतने वाली सूचनाओं से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड हॉस्पिटल में कहां खाली हैं, कौन सी दवाएं कहां मिल रही हैं, अगर इसकी सूचनाएं हम अपने आसपास के सार्वजनिक स्पेस में साझा कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। शायद उससे किसी की मदद हो जाए। लोग ऐसा कर रहे हैं, दिन रात लोग लगे हुए एक दूसरे की मदद करने में। और इस बीच में तमाम तस्वीरें जो आ रही हैं कि धर्म और जाति के परे जाकर के लोग मनुष्यता के पक्ष में खड़े होकर मनुष्य का साथ दे रहे हैं। आपदाएं हमारा इम्तिहान लेती हैं कि हम बतौर इंसान कितने बचे हुए हैं, हम बतौर कितने नागरिक बचे हुए हैं, जिंदा हैं। और तमाम खूबसूरत तस्वीरें, तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए लोग जब वो सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ मनुष्यता को बचाने में कामयाब होते जा रहे हैं। लेकिन संकट इतना भारी है कि सवाल पूछने पड़ेंगे। याद करिए, मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं कुछ बातें जो हम जैसे लोगों को करनी बेहद जरूरी है। और क्यों जरूरी है उसकी एक वानगी मैं आपको पेश कर रहा हूं। जनवरी 2020 का वक्त रहा,
दुनिया में जो दिसंबर 2019 में जो चीन से यह बीमारी, एक नया वायरस पैदा हुआ था जिसे कोविड-19 इसीलिए कहा गया 2019 की वजह से, वो दुनिया भर में फैलना शुरू हो चुका था। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक आते आते पश्चिमी और दक्षिणी भारत में उसके शुरुआती संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि यह वायरस या बीमारी भारत भी आना शुरू हो गई। लेकिन फरवरी में भारत के लोग क्या कर रहे थे? विदेश से आने वाले एरोप्लेन्स की जांच कैसे नहीं की गई? क्या बरती गई एहतियात? क्योंकि यह वायरस तो विदेश से हवाई जहाज या पानी के जहाज के जरिए ही आता। उन नागरिकों की कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई कि जो लोग आ रहे हैं कहीं वो वायरस लेके तो नहीं आ रहे। और वैसा ही हुआ। धीरे धीरे मार्च तक जाते आते पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी कि यह वायरस देश भर में फैल रहा है। तो फरवरी और मार्च में जब यह वायरस पूरे देश में फैलना शुरू हो चुका था, तो उस समय आपके देश की चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी क्या थी और वो क्या कर रही थी? क्या आपको यह याद है? क्या आपको यह याद नहीं है कि फरवरी में, मार्च में कहीं नमस्ते ट्रंप का लाखों लोगों का कार्यक्रम हो रहा था, कहीं मध्य प्रदेश से लेकर के कई राज्यों में सरकारें बनाई गिराई जा रही थी, कहीं चुनाव हो रहे थे, कहीं कुछ अपनी इमेज को बचाए रखने का काम हो रहा था, और अचानक बिना तैयारी लॉकडाउन लगा दिया गया और कहा यह गया कि 21 दिनों में हम कोरोना को हरा देंगे। और उन 21 दिनों में कहीं थाली बजवाई गई, कहीं ताली बजवाई गई, कहीं दीपावली मनवाई गई, और ये सारी चीजें मजाक में तब्दील होती चली गई। और एक देश जिसे अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात करनी थी, जिनसे लोगों को सुविधाएं मुहैया करने के लिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना था, उसने अचानक निर्णय ले लिया कि हम पूरे भारत में लॉकडाउन कर देंगे। लाखों लोग पैदल अपने घरों में जाने को मजबूर हो गए, अनगिनत लोग मारे गए। कितना याद है आपको उनके बारे में? कितना आप सवाल पूछ पाए? हम आज अप्रैल 2021 में खड़े हैं और अप्रैल 2020 में ये सारी घटनाएं हुई थी। हम अपना विश्लेषण करें बतौर नागरिक, हमने इन चीजों पर कितना दबाव बनाया। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में, लोकतांत्रिक देश में नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार चुने, लेकिन सरकार पर नियंत्रण रखे कि सरकार उसके हक हुकूक में काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर सरकारें कोई गलती करती हैं तो नागरिक का कर्तव्य है कि वो उन गलतियों को ठीक करे। जो नागरिक का काम है उसके लिए सरकारों को झुकने पर मजबूर करे। लॉकडाउन हुआ, फिर केसेस और बढ़ने लगे, अनलॉक किया गया, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई और सब कुछ खत्म हो गया। आर्थिक और सामाजिक और हर तरह से उन लोगों का जिनके घरों में लोग मारे गए, उस अब अव्यवस्थित बिना तैयारी के किए गए लॉकडाउन में हम नागरिक के तौर पर चूक गए। उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, शायद आप वो वीडियो देखे होंगे जिसमें पिछले साल या इस साल के शुरुआत में ये कहा गया कि अब कोरोना पर हमने जीत हासिल कर ली है। और इसी मीडिया घराने में बैठ करके उन छवियों को ऐसे चमकाया जा रहा था कि कोरोना को हरा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अच्छी बात है, हमारी सरकारें अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हम अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या वाकई आपको बिल्कुल पता नहीं था कि सेकेंड स्ट्रेन जिसका आ सकता है? क्या आपको वाकई पता नहीं था कि आपके वैज्ञानिक, आपकी रिसर्च टीम कोई आपको सलाह नहीं दे पाई थी, या आपने किसी सलाह मांगी नहीं, या आप ये मान चुके थे कि अब तो हमने सब कुछ काबू में कर लिया है? आज हम ऐसे वक्त में खड़े हैं कि जहां अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं। आंकड़े केवल उन लोगों के हैं जो सरकारी अस्पतालों में या कहीं किसी दस्तावेज में नामांकित हैं कि इतने 3000 से 4000 के आसपास लोग मारे जा रहे हैं, जबकि दबे छिपे यह आवाज हर कोने से आ रही है कि मरने वालों की संख्या और कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अनगिनत है, बहुत तेजी से गांवों में फैल रहा है। तो उस दौर में क्या आपने ये सवाल पूछा कि हमने तो वोट दिया ही नहीं था हॉस्पिटल के लिए? हम लोग विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, स्कूलों को बचाने के लिए कई बार सड़क पर आंदोलन करते, नारे लगाते आपको दिखे होंगे। हमारे जैसे कई और लोग होंगे जो चिकित्सकीय क्षेत्रों में होंगे, वहां से वो लोगों से कहते होंगे। और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि इस देश में सरकारी शिक्षा, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं।
लेकिन देश किस चीज के लिए पागलपन हुआ पड़ा था? रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया मंदिर, लेकिन कपाट तो बंद होगा। जितने मंदिर हैं उनके कपाट बंद होंगे, मस्जिदों के कपाट बंद होंगे। यानी मैं अब आप इस पे उग्र हो कि मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको मंदिर बनाना था, बनाते, लेकिन आपने किसको वोट दिया और उस वोट लेने के बाद उन लोगों ने क्या स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए क्या? देखिए, हॉस्पिटल नहीं बना है ना, तो उसका जो नुकसान देख रहे हैं आप, प्राइवेट हॉस्पिटल में आज भी वही दवाएं, वही इलाज कई गुना ज्यादा रेट में हो रहा है, और जिसके जेब में पैसा नहीं उसको इलाज नहीं मिल रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। जिंदगियां अब मौत में तब्दील होकर के एक संख्या बन चुकी हैं, और उनकी संख्या भी नहीं है जिनकी कोई कोट अनकोट एक खराब चलता हो भाषा में कहा जाए तो उनकी कोई औकात नहीं है। वो गरीब, वो कमजोर, वो वंचित शोषित तबका, उसके जिंदा रहने में उसकी कोई जिंदगी की अहमियत नहीं थी। वो मर गया तो कौन पूछ रहा है कि वो एक टैबलेट या किसी एक ऑक्सीजन सिलेंडर के वजह से मर गया क्या? तो अब तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल किसका इलाज कर रहे हैं, और यहीं अगर सरकारी हॉस्पिटल होते तो कम से कम एक टैबलेट, एक ऑक्सीजन सिलेंडर हर एक नागरिक को मिल जाता तो अनगिनत जानें बचाई जा सकती थी। ये सवाल पूछना क्या उचित मौके का इंतजार किया जाएगा? अब इस चीज को समझिए। लोग क्या आरोप लगाते हैं कि ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का। भैया, जब कोई बीमारी नहीं रहती तब तो आप पूरे देश को पागल बनाए रहते हो कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हम रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, चलो लिंचिंग करो, मुसलमानों देश से बाहर जाओ, ब्राह्मणों के ऊपर, क्षत्रियों का अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर। आप जातिवाद करने में पीछे नहीं हटते। आपको कोई दलित घोड़ी चल रहा है उसको आप गाली देते हो, उसको मारने जा रहे हो। आप सहारनपुर ऊना करते हो जब सब कुछ ठीक होता है, तो जब सब कुछ ठीक होता है तो आप जातिवाद और सांप्रदायिकता में लीन रहते हैं, तब आप सुनते कहां हैं? इसलिए मजबूरी है कि जब आप बेचैन हो तभी चुभते हुए सवाल भी किए जाएं। ये मजबूरी है। कल्पना करके देखिए ना कि जिनके घरों में अभी भी कोई मौत नहीं होगी वो उस तरह पीड़ित नहीं होगा। वो शायद अगर संपन्न होगा तो लॉकडाउन में खुद को सेव करके बंद गाड़ी में रहता होगा, बंद ऑफिस में रहता होगा और अपने सुरक्षित बचा रहा होगा। जिनके पास कुछ भी नहीं है, मजबूरी है बाहर निकलना, और जिनके घर में मौतें हो रही हैं, आप उनसे पूछिए ना कि उनके लिए उचित समय क्या होता है और नागरिक होने का उचित समय कब है। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि लोग कोविड से नहीं मर रहे, ज्यादातर लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, ऑक्सीजन न मिलने के चलते। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर कुछ दिनों तक, जब सबसे ज्यादा मुश्किल हो सांस लेने में, उस समय अगर ऑक्सीजन के भरोसे अगर मरीजों को सुविधा दे दी जाए, वेंटिलेटर की सुविधा दे दी जाए, तो उनके बचने के चांसेस, बचने के अवसर, मौके ज्यादा होते हैं, यानी कम से कम मौतें होंगी। तो इसका मतलब ये जितनी मौतें हो रही हैं इसकी मूल वजह कोरोना नहीं है, हमारा फेल हेल्थ सिस्टम, हमारा फेल चिकित्सकीय व्यवस्था है। क्या यह सवाल पूछा जाना ठीक नहीं है? ऑक्सीजन सिलेंडर हम नहीं दे पा रहे, हम इमेज चमकाने में लगे थे, और आज भूटान और म्यांमार जैसे देश हमारी मदद कर रहे हैं। दूसरा सवाल, दुनिया में कोविड आया, फर्स्ट स्टेज आया, उसका सेकेंड स्टेज आया और लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लोगों ने तैयारी की थी पूरे साल। हमारे यहां विधायक खरीदने से फुर्सत नहीं, चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं। जिस समय प्रधानमंत्री जी शाम को कह रहे थे कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, कोई बहुत जरूरी चीज ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, बहुत एहतियात बरतें, बहुत मुश्किल समय है, और उसी दिन 3-3 रैलियों का ट्वीट भी कर रहे थे कि आज मेरी इतनी रैलियां हैं, और बाहें फैलाकर भाषण कर रहे थे कि मैंने इतना हुजूम तो कभी देखा ही नहीं। हम ऐसे कोविड से लड़ रहे थे तो क्या सवाल न पूछे? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, गृह मंत्री जी ये बात कह रहे थे, कोई मास्क नहीं चुनावी रैलियों में, चुनाव लड़े जा रहे थे। और तो और अभी कल तक उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री खुद कोविड पॉजिटिव हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए, उसके बावजूद उनका बयान सोशल मीडिया और मीडिया पर आया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इतनी बुरी स्थिति है नहीं जितना फैलाया जा रहा है। और उसी उत्तर प्रदेश में जांचें घटा दी गई। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि सम स्टडी सम कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो सम टेस्ट सम केसेस, मोर टेस्ट मोर केसेस, नो टेस्ट नो केसेस।
दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक हर जगह अब ये सूचनाएं आ रही हैं कि टेस्ट करने की कैपेसिटी को घटा दिया गया। अब जांच ही ना करो, पता ही ना चले कि कितने लोगों को कोविड हुआ है। और उसी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 750 कर्मचारी और शिक्षक मिलाकर के मारे जा चुके हैं कोविड के चलते। पंचायत चुनाव इतना जरूरी था, लोग मार दिए गए। उसमें कई लोग ऐसे थे जिनकी अभी नौकरी लगी थी। कौन उनकी मौत का जिम्मेदार? जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? कोई आपदा, कोई प्रकृति उसकी जिम्मेदार है? हमने जिन्हें चुना था उसके खून और लहू और लाशों का कारोबार देख करके, जिसने वोट मांगा था कब्रिस्तान और शमशान कह करके, जिसने वोट मांगा था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसने वोट मांगा था ये कह के कि आपके बच्चों के खतरा में है भविष्य, उसने कब बात किया और आपने कब वोट किया? ये तो खूब बातें सोशल मीडिया पर चल रही है ना कि आपने स्कूल और अस्पतालों के लिए वोट ही कब किया जो आप उसे मांग रहे हो। तो क्या इस सवाल को आज अगर नहीं उठाएंगे और मान लीजिए कल को आप बच गए, हम बच गए, चीजें संभल गई, कोविड से कुछ चीजें बच गई, इंसानियत बच गई, तो क्या आप लड़ेंगे स्कूल और हॉस्पिटल के लिए? यह सवाल क्या आज नहीं पूछेंगे अपने आप से? यह मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल वक्त में पूछना पड़ेगा, वरना जो इस बात को कोई समझ ही नहीं पाएगा कि लोग कोविड से नहीं मर रहे, लोग ऑक्सीजन न मिलने से मर रहे हैं। दुनिया में सेकेंड स्ट्रेंज इतना नहीं फैला है इस समय जितना भारत में फैल रहा है। यह सवाल कौन पूछेगा और इसकी क्या वजह है? दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक लोग अपनी इमेज चमकाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, इस समय वीडियोस बना रहे हैं, वो लोग ऐड दे रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप करोगे तो दिखेगा। फेल है ये हेल्थ सिस्टम, और सच कह रहा हूं गांव तक ये फैलता जा रहा है और अभी अनकंट्रोल होता जा रहा है। ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा है कि 4 लाख के करीब ये सारी चीजें जाती जा रही हैं। प्रतिदिन 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। दुख है, दुख इस बात का है कि हमने कहां से कहां इस देश को पहुंचा दिया। दुख इस बात का है कि जो पहले भी मारा जा रहा था वो इस कोविड में भी सबसे पहले शिकार हो रहा है। वो साइकिल पर अपनी पत्नी की लाश को ले जाने को मजबूर है, वो टेम्पो में, वो ऑटो रिक्शा में, वो ई रिक्शा में अपने परिजनों को मरता हुआ, तड़प कर मरता हुआ देखने को मजबूर है। वो हॉस्पिटल में चीख रहा है कि एक सिलेंडर दे दीजिए किसी तरह। वो अपने घर के किसी परिजन को ऑक्सीजन मिल जाए इसके लिए 2000 रुपए की ऑक्सीजन 70,000 80,000 रुपए में खरीद रहा है। कालाबाजारी इसी समय हो रही है। मनुष्यता किस तरह से संकट में है और हम कालाबाजारी इस समय भी कर रहे हैं। 5 किलोमीटर के 10,000 20,000 रुपए एम्बुलेंस शव ले जाने के ले रही है। कंधा देने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं। लाश जलाने के लिए लोग कतार लगा रहे हैं लाशों की। ये वक्त बहुत मुश्किल है और जिन लोगों के घर ये मौतें हो रही, अनगिनत मौतें हो जा रही हैं। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के तकरीबन 1000 टीचर ऐसे होंगे जो कोविड संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से कई दर्जन शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। कम उम्र के लोग, हम जैसी उम्र के लोग, कौन है इसका दोषी? इसलिए बहुत मुश्किल वक्त में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि हम भूलने के आदी हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं और हम भूल जाते हैं, इसका खामियाजा हम भुगतते हैं। जो सबसे कमजोर पायदान पर है समाज की वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले भुगतता है। लेकिन वह बात हमारे कॉलर भी तो आती है। और आज मरने वालों में एक बड़े टीवी एंकर भी शामिल हो गए जिन्होंने शायद नफरत फैलाने में ही पूरे जीवन पत्रकारिता की, लेकिन कोविड में सरकार से सवाल नहीं पूछ पाए। उनके 2 बच्चे हैं। मौत तो आपसे ये नहीं पूछती है ना कि आपका धर्म, आपकी जाति क्या है। आप अपना निभाइए, कर्तव्य तो निभाइए। परिवार में बच्चे उनके भी परेशान होंगे, उनका भी परिवार सदमे में होगा जिन्होंने पूरे उम्र नफरत फैलाई या जो मनुष्यता के पक्ष में खड़े रहे। परिवार तो दोनों के तबाह होंगे। इसलिए नागरिक का कर्तव्य क्या है, मुझे लगता है इस पर आज हमें सोचना चाहिए। जाते जाते फिर से दोहराऊंगा, चिकित्सक डॉक्टर जो कह रहे हैं वो एहतियात घर में बरतिए। गर्म पानी,
पीने से लेकर के गार्गल करने और भाप लेने से लेकर के काढ़ा पीने तक, विटामिन सी को खाने में बढ़ाइए, देसी सब्जियों हरी सब्जियों को खूब खाइए ताकि खुद और परिवार को स्वस्थ रहिए। दूसरे पायदान पर अपने आसपास पड़ोस मोहल्ले पर नजर रखी जाए कि हमारे जैसा कोई मनुष्य कहीं भूखा, कहीं कमजोर, कहीं दुखियारा ऐसा तो ना हो जिसकी हम कोई एक मदद कर सके, तो थोड़ा हाथ बढ़ाना होगा। तीसरे कदम पर हमारे पास जितनी सूचनाएं हम एक दूसरे को साझा करें, शायद किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए। और चौथी बात, नागरिक धर्म को निभाने के लिए जरूरी है कठिन वक्त में भी कठिन सवाल पूछना, वरना कल को जितने लोग बचेंगे, पहले तो दुआ ये कि सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी वक्त गुजर जाए। अगर ये वक्त गुजर गया तो जो लोग बचेंगे, कहीं फिर से वो लोग हिंदू मुस्लिम, कभी फिर से वो लोग लिंचिंग, कभी फिर से वो लोग पाकिस्तान भारत, कभी फिर वो लोग मंदिर वहीं ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, न चले जाएं, अपने बच्चों का भविष्य न चौपट करें। स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पतालों के लिए लड़ें, मनुष्यता बचेगी। इस समय वक्त है एक दूसरे का हाथ थामने का, एक दूसरे को मदद पहुंचाने का, एक दूसरे का साथ देने का। साथ दीजिए, हम बचेंगे, तभी आने वाले कल हम कुछ बेहतर बचा पाएंगे। धन्यवाद।